ओके स्टूडेंट, नाउ अब मैं आता हूँ आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट सेक्शन हमको दिया हुआ है लेज़र के बारे में। लेज़र लाइट, आप नाम तो सुने होंगे, देखे भी होंगे, लेज़र किस तरह से मूवी वगैरह में भी आपने देखा होगा क्या है। बेसिक उसका अपन को कुछ कुछ टर्म्स स्पेसिफिक होता है, वो हमें याद रख के चलना है कि है क्या और कैसे वर्क करता है। दो टाइप हैं, उससे भी अपन को उसको समझ के लें, क्योंकि इससे स्टेटमेंट और थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको हल्के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अच्छा खासा गेन दिला सकते हैं। सबसे पहले लेज़र और ऑर्डिनरी लाइट में अंतर समझ लीजिए कि ऑर्डिनरी लाइट जो आप देखते हैं, जो बल्ब से निकल रहा है, सनलाइट से आ रहा है, वाइट लाइट है, ये सब चीज़ ऑर्डिनरी लाइट है। और लेज़र लाइट, आप देखें कि लेज़र का पूरा बीम आप दिखाई देता है, लेज़र का पूरा बीम दिखाई देता है, और बाकी लाइट का वो केवल एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट से दिखाई देता है। तो लेज़र का क्या कंसेप्ट है, कैसे वो प्रोड्यूस होता है, तो उसका पूरा जो कंसेप्ट है उसके नाम के भीतर छुपा हुआ है। ठीक है, तो जनरली जो हम लेज़र बोलते हैं, जो आप देखते हैं, उसको फुल फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है लेज़र। ठीक, और इसका फुल फॉर्म है जी कि लाइट, फर्स्ट एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन जो एम्पलीफायर वर्क करता है, क्या करता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पे एक बाय, एस का मतलब होता है स्टिम्यूलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टिम्युलेटेड। स्टिम्युलेटेड, ई से आएगा एमिशन, एमिशन, और आर मतलब होता है ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन, रेडिएशन मतलब लाइट को ही रेडिएशन बोलते हैं ना। तो फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। प्रकाश का प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है प्रवर्धित करना, उसको बूस्ट करना। बाय किसके थ्रू बूस्ट कर रहा है जी, वो स्टिम्युलेटेड एमिशन के थ्रू बूस्ट करने को ही क्या कहा जाता है, लेज़र कहा जाता है। रेडिएशन मतलब लाइट को एम्प्लीफाई करना, किस मेथड के द्वारा, स्टिम्युलेटेड एमिशन मेथड, जिसको बोलते हैं हिंदी में उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा, उसको कहा जाता है, आउटपुट को लेज़र कहा जाता है। अब इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कुछ बेसिक चीज़ें जानिए, बेसिक फंडा, कि कोई भी जो एटम है, एटम मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, वो जहाँ पे रहता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि एटॉमिक ऑर्बिट होते हैं, उसके एनर्जी ऑर्बिट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ पे रहते हैं, जैसे एस पी डी एफ अलग अलग सेल होता है, तो जिसकी जितनी एनर्जी वो वहाँ पे रहता है। ठीक, उसी कंसेप्ट पे लेज़र को डिज़ाइन किया गया है। नॉर्मल कंडीशन में ठीक, यहाँ पर हम कोई भी जो एटम है, कोई भी नॉर्मल एटम जो है, वो दो टाइप का एमिशन प्रोसेस फॉलो करता है, दो टाइप का एमिशन प्रोसेस फॉलो करता है। एक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक, पहले मैं वर्ड लिख लेता हूँ। एक को बोलते हैं जी स्पॉन्टेनियस एमिशन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, स्पॉन्टेनियस एमिशन को हिंदी में बोलेंगे स्वतः उत्सर्जन, खुद से। ठीक, कोई भी एटम इस तरह से क्या है, अब इसको जानेंगे। और एक दूसरा जो वो परफॉर्म करता है, दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टिम्युलेटेड एमिशन। ये एमिशन कहने का अर्थ क्या है उसको समझिए। अभी आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेक्शन में फोटोन के बारे में स्टडी कर लिया अच्छे से। ठीक, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है कि जैसे कोई भी एटम का एनर्जी स्टेट होता है, अलग अलग एनर्जी स्टेट होता है, जहाँ पे वो प्रेजेंटली रहता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड एनर्जी स्टेट। ग्राउंड एनर्जी स्टेट जहाँ पे एटम जो है होता है, रहता है। अब ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग उसका आउटर मोस्ट सेल हो सकता है, जैसे SPDF या KLMNO है ना। जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसे पढ़ते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, लास्ट उसका एनर्जी स्टेट वो है, तो उसके लिए एक्साइटेड स्टेट का काम कौन करेगा, उसका आगे वाला ऑर्बिट। ठीक, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ये क्या है, इसका ग्राउंड स्टेट है, और ये वाला स्टेट क्या है, उसके लिए हायर एनर्जी स्टेट है। ठीक है, या एक्साइटेड स्टेट है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, E2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ में क्लियर। कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन जहाँ पे प्रेजेंटली होता है वो है उसका ग्राउंड स्टेट, और उसके जस्ट बाद वाला एनर्जी स्टेट क्या है, उसका एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। तो अगर इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकल के उसके उस वाले सेक्शन में जंप करना है, जाना है, तो उसको इस
डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का वो कहीं से पाना पड़ेगा, कहीं से लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ पॉसिबल तब होती है जब या तो वो इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो कहीं से, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं से एनर्जी उसको मिल जाए। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमेशा फ्लक्चुएशन चलते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में स्विच करते रहते हैं नेचुरली। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कहीं से, इस डिफरेंस, ये क्या है जी, यहाँ का एनर्जी डिफरेंस क्या है, E2 माइनस E1। ठीक, दोनों ही जो एनर्जी बैंड है उसके बीच का डिफरेंस ही क्या है, डिफरेंस एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन को यदि कहीं से इतना एनर्जी मिल जाता है तो ये क्या करता है जी, अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट से निकल के चल के कहाँ चले जाता है, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। ध्यान से समझिएगा ना, इसी पे स्टेटमेंट और थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को यदि कहीं से भी एनर्जी मिलता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी को छोड़कर कहाँ चले जाता है, अपने एक्साइटेड स्टेट पे। ठीक, इसको लिख भी देता हूँ, ये क्या है जी, ग्राउंड एनर्जी स्टेट है ये, और ये क्या है किसी एटम के लिए, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है ना। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन दिस मच ऑफ एनर्जी डिफरेंस पाता है तो उसको पाके वो इस हायर एनर्जी लेवल पे चले जाता है। लेकिन यहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट पर वो जो इलेक्ट्रॉन है 10⁻⁻8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रुक सकता, 10⁻⁻8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रुक सकता कि उस इस दिस मच ऑफ टाइम के बाद वो वापस अपने लेवल पे, अपने जगह पर आ जाता है। ठीक, दिस मच ऑफ टाइम स्पेंड करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम है, वो अब वापस अपने इस जगह पे आ जाता है। अभी इसको इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से समझा रहा हूँ ना, एटम्स का भी एनर्जी स्टेट होता है अलग अलग मटेरियल के केस में। तो वो जो एटम है वो इस हायर लेवल पे जाकर दिस मच ऑफ टाइम स्पेंड करके वापस अपने ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। तो जब वो वापस इस ग्राउंड स्टेट पे आता है तो जितना इसका डिफरेंस है एनर्जी का, उतने एनर्जी का फोटोन वो रिलीज करता है। जैसे ही ये वापस आता है तो उतने एनर्जी का फोटोन रिलीज करता है। ठीक, और जो फोटोन रिलीज करता है वो क्या है जी, लाइट है। तो लाइट वेव के फॉर्म में वो एनर्जी हमको रिफ्लेक्ट होती है। और हम लोग जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी कितनी होती है जी, h होती है। मतलब h फोटोन किसका, उसी एनर्जी डिफरेंस के एनर्जी के बराबर होता है। ठीक, जिसकी एनर्जी h होती है उतना फोटोन वो क्या करता है जी, एटम रिलीज कर देता है। वही हमको लाइट के रूप में दिखाई देती है। ऑर्डिनरी लाइट के केस में, सोडियम लैंप और मरकरी लैंप, इन सब के केस में ये प्रोसेस फॉलो होता है। सिंपल कि इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी लेगा एटम और अपने हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा, 10⁻⁻8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रुक सकता, उसके बाद वापस आता है वो। ठीक, और वापस जब आता है तो जितना एनर्जी था उतना वो बाहर आउटपुट देता है, जो फोटोन के फॉर्म में होता है, लाइट के फॉर्म में, तो हमको वो लाइट दिखाई देती है। तो चूंकि ये जो हो रहा है यही एमिशन है, ये फोटोन जो निकल रहे हैं ये क्या है, एमिशन है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस एमिशन, हिंदी में स्वतः उत्सर्जन, खुद से स्वतः उत्सर्जन। ठीक, अब मान लो यहाँ से एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, ये भी गया था एक और इसका भाई जो है ना, तो वो भी जब आएगा 10⁻⁸ सेकेंड तक निकल के फिर इधर आएगा, तो वो भी कुछ ना कुछ फोटोन रिलीज करेगा। ठीक, वैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना भी इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो ग्राउंड एनर्जी स्टेट पे थे वो हायर एनर्जी स्टेट पे गए थे, वो 10⁻⁸ सेकेंड से तक रुक कर वापस आते हैं और इतना मच ऑफ एनर्जी वहाँ पे रिलीज करते हैं। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपके पास 30-40 हज़ार रुपये हैं और आपके घर वालों ने कहा है कि उससे आप सिर्फ घूम के आइए, मस्त अच्छा एंजॉय करके आइए, घूमिए उस पैसे से। तो आप कोई सा टूर प्लान करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, कि आपको पैसे तो है 40 से 50 हज़ार रुपये। ठीक, तो आप घूमने के लिए कोई जगह तय करते हैं। ठीक, कहीं कभी आपका प्लानिंग बन जाता है, आप कहीं घूम के आ जाते हैं, आप गोवा चले जाते हैं, कहीं और दोस्तों के साथ फ्रेंड घूम के आ जाते हैं। ठीक, कंसेप्ट क्या है कि आपके घर वालों ने आपको समथिंग 30 से 40 हज़ार रुपये दिया, तो वो आपका एनर्जी हो गया। अब एनर्जी पा के आप अपने ग्राउंड स्टेट से, कहाँ से, घर से, घर आपका ग्राउंड स्टेट है। ठीक, घर आपका ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, वहाँ से आप पैसा पा के घूमने निकले, जहाँ गए, गोवा गए, उसको मैं बोल देता हूँ कि एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है। तो भाई 35 से 40 हज़ार रुपये ख़त्म होने के बाद वापस कहाँ आओगे, घर ही में आओगे। ठीक है,
वहाँ बस तो नहीं जाओगे, हमेशा तो नहीं रहोगे। तो वो 10⁻⁻8 सेकेंड मतलब जो पैसा आपको दिया गया है वो उतने मच ऑफ टाइम के लिए है। अगर 10⁻⁸ सेकेंड में बोल देता हूँ कि 3 दिन के लिए, तो कोई भी पर्सन अगर एनर्जी लेके, पैसा लेके अपने घर से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे मतलब किसी जगह पे घूमने जाता है, तो जब तक उसके पास वो पैसा है तब तक वो रहेगा, और वहाँ से एक सर्टेन टाइम तक रहने के बाद वापस उसको अपने ग्राउंड स्टेट पर ही आना है, वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर ही आना है। तो ये जो प्रोसेस एटम फॉलो कर रहा है, सेम को रिलेट कर रहा हूँ उसी चीज़ को, तो इसी टाइप का प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन। अब यहाँ से गए आप, ये आपका घर था, ठीक, आप अपने घर से निकले जी और आप बढ़िया यहाँ पर घूम के आ गए, ठीक, घूम के आ गए यहाँ से, और जब एक दिस मच ऑफ टाइम तक आप यहाँ रह सकते हैं, उसके बाद फिर आप क्या आएंगे, वापस अपने घर पे लौटेंगे ही। तो ये वो टाइम हो गया आपका। तो जब वापस लौटेंगे तो रंग दिखेगा, तो जितने पैसे आप उड़ाए हैं वो अलग अलग फॉर्म में आउटपुट में दिखेंगे ना जी। तो जो आउटपुट दिखाई देगा वही क्या है, लाइट है। एटम के केस में रिलेट करिए, बस एक नॉनसेंस मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाता है। इससे लेज़र लाइट नहीं मिलता, इससे केवल एमिशन मिलता है। इससे जो नॉर्मल आप लाइट वेव देखते हैं, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, हरी लाइट, सिंपल जो वाइट लाइट है, मरकरी लैंप है, वो उसमें ये चीज़ प्रोसेस काम आता है। यदि हम लोग जो स्टिमुलेटेड एमिशन का आप कंसेप्ट समझिएगा, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को कंपेयर करके समझिएगा तब कंसेप्ट बनेगा। यदि हम लोग कुछ ऐसा सेटअप करें, यदि हम लोग कुछ ऐसा सेटअप करें कि जो एटम है जो अपने एक्साइटेड स्टेट पे गया है, वो ये जो यहाँ से लोग, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ना, किसी भी मेटल के ग्राउंड स्टेट पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अलग अलग जितने जाते हैं। तो ये लौटा तो ये भी एक फोटोन रिलीज किया दिस मच ऑफ एनर्जी का, ये लौटा तो ये भी दिस मच ऑफ एनर्जी का। तो ये जब लौटते हैं तो उनका जो एमिट होता है फोटोन, उसमें कोई डायरेक्शनैलिटी नहीं रहती, मतलब तितर बितर कैसे भी एमिट होते हैं, मतलब कोई इधर दिशा में जा रहा है, कोई इधर दिशा में जा रहा है, कोई इस तरह से जा रहा है, कोई इस तरह से जा रहा है। तो आपका लाइट जो है पूरा इधर उधर फैला हुआ, जिसको बोलते हैं बगरा हुआ, इधर उधर पूरा अनरेगुलेटेड मैनर में ये इतने सारे जो फोटोन हैं वो एमिट होते हैं हर एटम से। तो ये किधर भी फैला हुआ है, केवल फैलाव है, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। अब अगर हम लोग इसी प्रोसेस में जो एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है, उस प्रोसेस में अगर थोड़ा सा चेंज करें, क्या चेंज करते हैं जी, कि फिर से वही केस है कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर है अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट पर, और वो कहीं से एनर्जी पाकर कहाँ जाता है, अपने एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे जाता है E2 पर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। E1 से कुछ एनर्जी पाकर अपने एक्साइटेड एनर्जी लेवल E2 पे जाता है, और कितना रुकता है, 10⁻⁸ सेकेंड। वहीं पर जब जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचता है तो हम जानते हैं कि वो फोटोन एमिट करता है, वापस आता है तो दिस मच ऑफ एनर्जी का। तो वहीं पर यदि कुछ आप ऐसा अगर कर दें कि उस एटम को यदि आप जितनी एनर्जी का फोटोन वो एमिट करने वाला है, ध्यान से समझिएगा, जितनी एनर्जी का फोटोन वो एमिट करने वाला है, यदि उतनी ही एनर्जी के फोटोन को वहाँ पर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में उससे टक्कर करवा दिया जाए, मतलब एक और फोटोन हम एक्सपेरिमेंटल बाहर से लेके जिसकी एनर्जी उतनी ही है जितनी एनर्जी का फोटोन ये क्या करने वाला है, एमिट करने वाला है ना। यहाँ पे जो एमिट करता था जिसकी एनर्जी इतनी है, h = डेल्टा E, उतनी ही एनर्जी का बाहर से एक फोटोन लाके अगर हम इससे टक्कर करवा दें तो होता ये है कि एटम जो है तुरंत अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है तत्काल, वो 10⁻⁸ सेकेंड तक भी नहीं रुकता। जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हैं तुरंत अपने ग्राउंड स्टेट पे क्या हो जाता है, आ जाता है। और इसी समय क्या होता है कि 2 फोटोन रिलीज करता है, 2 फोटोन रिलीज करता है वो, ठीक, जो एटम है जिसमें दोनों की एनर्जी hν और hν के बराबर होती है, ठीक है। दोनों प्रोसेस में अंतर समझिए, यहाँ से एटम यहाँ पे जाता है, 10⁻⁸ सेकेंड तक रुककर वापस आ जाता है, एक फोटोन रिलीज कर देता है, एनर्जी जो इतना एनर्जी था वो उसको रिलीज कर देता है, तो वो लाइट के वे में दिखाई देता है।
रुकता कितना है 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक। दूसरे कंडीशन में स्टिमुलेटेड एमिशन में हम क्या कर रहे हैं जी, स्टिमुलेट कर रहे हैं उसको, बाहर से उतने ही एनर्जी का उतने ही फ्रीक्वेंसी का फोटोन ये जो गया है उस पर हम टकरवा रहे हैं उसको, है ना, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टिमुलेटेड एमिशन। उद्दीपित कर रहे हैं आपको, उसको उत्तेजित कर रहे हैं। तो जितना एनर्जी का फोटोन आप बाहर से इस पर टक्कर लगाते हैं जैसे ही, तो क्या होता है कि वो 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक भी नहीं रुकता और तुरंत क्या आता है, अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है और 2 फोटोन एमिट करता है। यहाँ पे 1 फोटोन एमिट कर रहा था, वहाँ पे 2 फोटोन एमिट करता है, जहाँ पे इन 2 फोटोन की जो खासियत ये है कि इन दोनों की एनर्जी, इन दोनों का डायरेक्शन, इन दोनों का फेज, इन दोनों का फ्रिक्वेंसी, इन दोनों का चलने का ढंग, इन दोनों का वेलोसिटी सब एक जैसा होता है, सब एक बराबर होता है, इक्वल, एकदम एग्जैक्ट। तो अब थोड़ा इमेजिन करिए कि ऐसे ही आपके पास और एटम है, ये और एटम है, ये और एटम है, ये और एटम इलेक्ट्रॉन है, ये भी उसी चीज़ को फॉलो किया, ये भी उसी चीज़ को, क्योंकि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन या एटम का कंसेप्ट हो सकता है। तो ये हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में 2-2 के पेयर में क्या देगा जी, सेम फॉर्म का क्या देगा, फोटोन एमिट करेगा, सेम, जिसकी सबकी एनर्जी क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, सबके चलने का ढंग कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, सबके का वेलोसिटी क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, सबका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो इस कंडीशन से जो लाइट वेव हमको मिलती है, इस तरीके से जो लाइट वेव प्रोड्यूस होकर मिलती है, उसी को बोलते हैं हम लोग लेज़र, क्योंकि वो डायरेक्टेड होता है, उसकी एनर्जी एकदम स्पेसिफिक होती है उसके, इसीलिए आप अलग अलग रंग को स्पेसिफिक देख पाते हो। जो लेज़र बीम में हरे रंग या लाल रंग की बीम को आप डायरेक्ट देख पाते हो, क्योंकि वो चलते एक साथ हैं, ठीक। और 2 तरीके से समझ लीजिए कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई और ट्रेन से पैसेंजर उतरे, ठीक, और पैसेंजर स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, तो वो कैसे चलेंगे, तितर बितर चलेंगे। तो वो ये प्रोसेस है, ये तितर बितर का केस है। इसमें कुछ चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा, कौन कौन व्यक्ति है, कौन सा रंग है, आप कुछ नहीं पहचान पाएंगे। और ध्यान दीजिए कि स्टेशन पे ही एक वेल ड्रेस्ड आर्मी पर्सन्स की जो यूनिट है वो आई और उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन में उनको चलना है। तो आर्मी या जो फोर्स के लोग होते हैं एक ही जैसा कपड़ा पहने रहते हैं और उनके चलने का जो ढंग होता है, एक ग्रुप में चलते हैं वो लोग, पीटी वगैरह करते हुए चलते हैं ना, परेड वगैरह करते हुए चलते हैं। तो मान लीजिए वो जो ग्रुप है, एनसीसी वगैरह में आपने देखा होगा, एक ग्रुप में चलते हैं तो उनका रंग एक उभर कर आता है, अलग से आपको दिखाई देता है। जब उन चलते हैं तो उनके पैरों में धमक होती है, उससे एनर्जी समझ में आता है। तो मैं केवल कोरिलेट कर रहा हूँ ना चीज़ों को, ठीक। तो वही कंसेप्ट सीधा क्या है आपके स्टिमुलेटेड एमिशन के कंडीशन में है, ठीक है। और इसमें एक वर्ड आता है जी फेज, जो आप वेव फंक्शन में फेज पढ़े हैं कि y = a sin ωt + phi, ठीक है। वेव इक्वेशन y = a sin ωt + phi में phi क्या होता है जी, फेज होता है। फेज क्या है, वाइब्रेट करने का मोड, लेफ्ट तरफ नाचेगा कि राइट तरफ नाचेगा, उसका मोड है ना फेज, उसी को बोलते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एटम कैसा वाइब्रेशन करता है उसको बोलते हैं फेज, पाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हर फोटोन का फेज एक जैसा होता है, हर फोटोन का फेज एक जैसा होता है। यहाँ पे नहीं, वहाँ पे हर किसी का फेज अलग अलग है। और एकदम सिंपल भाषा में हम लोग बोले तो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है जी, बाराती नाचा है, ठीक। 10 से 12 लोग क्या कर रहे हैं, बारात में नाच रहे हैं। कोई, हर आदमी अपने ढंग से नाच रहा है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई पूरी इर्रेगुलरिटी है। और इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक परफॉर्मिंग स्टेट डांस है, स्पेसिफिक परफॉर्मिंग स्टेट डांस है, जिसमें हर व्यक्ति दूसरे के स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो कर रहा है, हर स्टेप दूसरे के स्टेप में, तो पूरा समूह एक हिसाब से मूव कर रहा है। तो वो क्या है आपका लेज़र में होता है, और वो क्या है आपका ऑर्डिनरी लाइट है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन से प्रोड्यूस होता है। ये कैसे एमिट होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन से प्रोड्यूस होता है। क्या कंसेप्ट है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है उससे उतने ही एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से टकरावा दो जितने एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वो एमिट करने वाला है, तो फिर 2 भाई बन जाते हैं वो लोग और निकलते हैं। तो चूंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे एटम होते हैं, इसलिए जब एग्जैक्ट में डन होता है तो फिर आपको ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स का जो बंच मिलता है, और वही जाके क्या बनता है जी, आपका एक स्पेसिफिक कलर का बीम आउटपुट में मिलता है, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, लेज़र बोलते हैं, ठीक। यहाँ वो चीज़ पॉसिबल नहीं है।
तो मेरे ख्याल से अब स्पॉन्टेनियस एमिशन आपको समझ में आ गया और स्टिमुलेटेड एमिशन समझ में आ गया। कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है जिसको कीवर्ड में वो लोग कॉम्पिटिटिव वाले पूछेंगे। ठीक, पहला चीज यहाँ पर एक वर्ड आएगा जी आपके पास कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है। क्योंकि नॉर्मल मान लीजिए अगर ये दो स्टेट्स हैं एनर्जी स्टेट, यहाँ पर एटम्स की संख्या को n1 बोल दिया और यहाँ पर एटम्स की संख्या को यदि n2 बोल दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, अणु परमाणुओं की संख्या को उनके ग्राउंड एनर्जी लेवल पे n1 बोल दिया और एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे n2 बोल दिया। नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है जी, n1 जो है ज़्यादा होता है n2 से। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मतलब जैसा है, मतलब उसके ग्राउंड स्टेट पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हर कोई एक्साइटेड एनर्जी में। भाई तुम्हारे 10 दोस्त हैं यदि, तो 10 में से हर कोई घूमने नहीं गया, 9 लोग अपने घर ही में हैं, एक आध जन गया होगा घूमने। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि n1 इज ग्रेटर देन n2, ग्राउंड स्टेट पे नंबर्स ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू n2। अब लेज़र कैसे बनता है, लेज़र तब बनता है जब एक्साइटेड स्टेट में कोई एटम हो, उसको हम बाहर से उतनी ही एनर्जी का फोटोन दें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एटम, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एटम अगर यहाँ पे चाहिए, जब यहाँ पे होंगे तभी तो उससे उस एनर्जी का फोटोन हम टक्कर करवाएंगे, तब लेज़र मिलेगी। तो हमारा ये कोशिश है कि कैसे भी करके हम इस चीज़ को रिवर्स कर दें। हम कुछ ऐसा सिस्टम सेट करें कि नंबर ऑफ एटम्स एट एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो इस कंडीशन को प्राप्त करना कि n2 ज़्यादा हो जाए n1 से, इस कंडीशन को प्राप्त करना कि n2 ज़्यादा हो जाए n1 से, उसी को बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन। नाम से ही स्पष्ट है जी, एग्जाम में आएगा तो भूलोगे नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा है कई बार, इन लेजर एक्शन इफ n1 इज अ नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड एनर्जी स्टेट एंड n2 इज अ नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, देन विच इज द करेक्ट फॉर द प्रॉपर लेजर एक्शन। द n इज इक्वल टू n2, n is greater than n2, n2 is greater than n1, n1 into n2. So what is the correct? n2 is greater than n1. Number of atoms or molecules or excited atoms, number of atoms is more as compared to ground energy state to excited energy state. Excited energy state में number of atom क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ से फंडा क्लियर है कि तभी तो आप फोटोन है उससे हिट कराओगे तब जाके वो निकलेगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं ना इस स्टेटमेंट से। और स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, ये भी आपको पता चल गया। अब आखिर ये तो हमारे लिए सही है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन रहेगा तो अच्छे से लेज़र हम बना पाएंगे, अच्छे से लेज़र बीम बना पाएंगे। तो भैया आखिर इस चीज़ को बनाया कैसे जाए, ग्रहण कैसे किया जाए, ग्रहण कैसे किया जाए, उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ों का सेटअप करते हैं हम लोग। कुछ चीज़ों का सेटअप करते हैं, उसमें एक वर्ड आएगा एक्टिव मीडियम और पंपिंग सोर्स। ठीक, एक्टिव मीडियम और पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स बस नाम से ही पूछा है भाई ऑब्जेक्टिव में ना, ध्यान से रखिए। तो जो मीडियम, जो माध्यम, जो पदार्थ इस कंडीशन को बनाने में हेल्प करता है, जिस मटेरियल से n2 ग्रेटर देन n1 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं जी, एक्टिव मीडियम, सक्रिय माध्यम। और उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए जिस रिसोर्स का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, पंपिंग सोर्स कहलाता है। अब इसका फंडा क्या है, कैसे काम करता है, उसको समझिए कि कोई भी एटम जो है अपने एक्साइटेड स्टेट से तुरंत लौटना चाहते रहता है, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से लौटना चाहते रहता है, वो रहना नहीं चाहता वहाँ पे, भागने की कोशिश करते रहता है। तो यहाँ पर इस तरह से मटेरियल्स को चुना जाता है, एटम्स को चुना जाता है कि हम एक और एनर्जी स्टेट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक, एक और एनर्जी स्टेट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पर वो सारे एटम आके आराम करते हैं, बोलो, या फिर आके यहीं पर रुकने लगते हैं, यहीं पर रुकने लगते हैं। तो इस स्टेट की जो टाइम है उसको बोलते हैं 10⁻³ सेकेंड। यहाँ पे 10⁻³ सेकेंड है, जो कि ज़्यादा है ना 10⁻⁸ से।
10⁻8 कम है, 10⁻³ ज़्यादा है। तो हर एनर्जी स्टेट के बीच एक टाइम इंटरवल ऐसा लेते हैं जिसको बोलते हैं 10⁻³ सेकेंड का एनर्जी स्टेट। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं जी मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। तो हम क्या करते हैं कि दोनों एनर्जी लेवल के बीच में एक मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट बनाते हैं। मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? मित स्थायी अवस्था, मित स्थायी अवस्था। जनरल तरीके से समझिए, मान लीजिए आप पहाड़ों पे दर्शन करने गए हैं, मंदिर वगैरह जो होते हैं, कश्मीर वश्मीर का टूर किए हैं आप, तो वो किसी बड़े पहाड़ की चोटी के ऊपर कोई दर्शनीय स्थल आप दर्शन करके आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत एक तरफ से लोग ऊपर चढ़ते रहते हैं और एक तरफ से लोग नीचे आते रहते हैं। जो लोग आप नीचे की ओर आते रहते हैं, मान लीजिए उस कंसेप्ट से इसको समझिए कि अभी हमको वापस जा रहे हैं, उसमें कंसेप्ट ध्यान में लेना है ना, उसमें ध्यान में रखना है। ये एक रफ सा एग्जांपल है कि ये पहाड़ की चोटी है, यहाँ पर लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं और यहाँ से जाके फिर वो नीचे आते हैं। तो नीचे आते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे किसी ने, ये ग्राउंड स्टेट है ना, ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे एक ना आराम करने का घर बन गया है। मतलब थक जाते हैं जो लोग, वो लोग यहाँ पर पानी वानी पी सकते हैं, रुक के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं अपने मेन दर्शनीय स्थल यहाँ से दर्शन करके लौटने के बाद थोड़ी एनर्जी पे। लेकिन वो झोपड़ी जैसा या जो टेंट जैसा या फिर जो एक रेस्ट हाउस जैसा बना है, वो 2-3 कमरे का है, 2-3 कमरे का है, या एक थोड़ा ठीक ठाक हॉल है। तो आप इस चीज़ को गौर करेंगे कि जितने लोग नीचे आ रहे हैं तो एक समय पर क्या होता है कि ये हॉल भर जाता है, भीड़ रहती है हमेशा वैसे जगह में। पानी पीने के लिए या जगह है जो आपके फ्रेश होने की जगह है, वहाँ पे जनरली भीड़ रहेगी, लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू, भाई एक बार आदमी ऊपर चढ़ता है, भाई उसको दर्शन करना है, यहाँ पर कहीं जाना है, तो उसके मन में फिर जैसे यहाँ का काम निपटता है तो यहाँ पे रुकने का जगह नहीं है, थोड़ी दूर पे यहाँ पे क्या बना है, रेस्ट हाउस बना है। तो यहाँ पे जाके वो थोड़ा सा अपना रिलैक्स करता है कि चलो हो गया अब काम, अब वापस जाना है करके। तो चूँकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे आके इकट्ठे होने लगते हैं, आके इकट्ठे होने लगते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू हायर एनर्जी स्टेट, आपके इस बीच वाले स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इस कंडीशन में बोलूं कि नंबर ऑफ लोगों की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। नंबर ऑफ लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऊपर, क्योंकि जगह छोटा है तो वहाँ मैक्सिमम लोग आके क्या करेंगे जी, इकट्ठे होंगे। सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे लेज़र के कंडीशन में कंस्ट्रक्ट करते हैं कि यदि हम लोग एक ऐसा एनर्जी लेवल कंस्ट्रक्ट कर दें इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में, जहाँ पे एटम्स आके कितने सेकंड तक रुकता है, 10⁻³ सेकंड तक, मतलब उनको उलझा दिए वहाँ पे। फिर हम यहाँ से बाहर से एक्सटर्नल फोटोन की बमबारी उस पर करते हैं। फिर तो वहाँ पे क्या होगा जी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा होने लगेंगे, ज़्यादा लोग इकट्ठा होने लगेंगे। सेम को रिलेट करिए अपने इस एग्जाम्पल से, है ना। तो वो कब होगा भाई, अगर वापस आने वाले पहाड़ के से वापस आने वाले रास्ते में यदि कोई ऐसा रेस्ट हाउस बनाए ही ना, अगर नहीं बनाएगा तो थोड़ी लोग रुकेंगे वहाँ पे। तो ये बनाया गया है ना, इस रेस्ट हाउस को बनाया गया है। वैसे ही इस मेटा स्टेबल स्टेट को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, 2 टाइप के जो मटेरियल लेते हैं लेज़र एक्शन बनाने के लिए, तो उसमें एक टाइप का मेटल का एनर्जी स्टेट दूसरे के लिए इस तरह का रेस्ट हाउस का काम करता है। फिर वो जो जिससे लेज़र लाइट निकलनी है वो आके यहाँ पे रुकता है, और जैसे ही दिस मच टाइम के लिए लोग रुकते हैं तो ये होता है कि तुरंत हमको ये कंडीशन मिल जाता है कि N2 फिर ज़्यादा होने लगते हैं N1 से नीचे से, क्योंकि यहाँ बीच में रुके हैं। और उसी समय फिर हम एक्सटर्नल आपके फोटोन से, जिनकी एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, बम्बार्ड कर देते हैं, तो फिर आपको एक डायरेक्शनली लेज़र लाइट मिलने लगती है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है जी, पॉपुलेशन इन्वर्जन देन मेटा स्टेबल स्टेट। कौन सा स्टेट है जहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है ऑब्जेक्टिव में, इन लेजर एक्शन व्हाट इज द मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक। सो फॉर मेटा स्टेबल स्टेट N2 इज ग्रेटर देन फॉर N1। मेटा स्टेबल स्टेट ही वैसा स्टेट है, मित स्थायी अवस्था ही वैसा स्टेट है जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल ऑफ एनर्जी स्टेट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चलना है। मैं सारे कीवर्ड्स ही मैं लिखा हूं ना यहाँ पे, ये आपको वर्ड से पूछता है, आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन पता होना चाहिए जी, आपको मेटा स्टेबल स्टेट पता होना चाहिए जी। स्टिमुलेटेड एमिशन पूरा आधार है लेजर के लिए। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि लेजर एक्शन और लेजर लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन एब्जॉर्प्शन,
स्पॉन्टेनियस एमिशन, कोलिजन, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो किससे लेजर लाइट प्रोड्यूस होता है? स्टिमुलेटेड एमिशन से प्रोड्यूस होता है। ठीक, पता रहेगा तब तो टिक करोगे। ठीक, ओके। तो इन सब का फेज एक जैसा होता है, फ्रीक्वेंसी एक जैसा होता है, एनर्जी एक जैसा होता है सब, तो इसलिए फिर ये एक जैसा कलर दिखाते हैं जी, एक जैसा बीम दिखाते हैं। तो ये दो कितनी चीज़ें जान ली है? स्पॉन्टेनियस एमिशन, लेजर। एक्टिव मीडियम क्या करता है? इसी चीज़ को जो करता है, जो मीडियम एक्टिव मीडियम की तरह इस चीज़ में हेल्प करता है, वो एक्टिव मीडियम है। जो पंपिंग सोर्स वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, फोटोन यहाँ से देते हैं, बोल रहे हैं ना भाई, यहाँ पे लोगों को घेरे आप, इकट्ठा किए, तो इकट्ठा करने का काम कौन करता है? एक्टिव मीडियम करता है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, उतनी ही एनर्जी के फोटोन से इसको टक्कर करवाइए, तो उतनी ही एनर्जी के फोटोन से टक्कर करवाने का काम कौन करता है? पंपिंग सोर्स करता है। वो एक आईना जैसा ऐसा लगा देते हैं जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस वहीं पड़ती है, वापस जो लाइट पड़ती है वही सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन होता है जो इस हायर एनर्जी ऑफ फोटोन से मॉलिक्यूल से टक्कर करता है, तो फिर बाद में आउटपुट में लेजर मिलता है। तो पंपिंग सोर्स का क्या काम है? वो ऊपर से जो गिर रहा है फोटोन वो प्रोवाइड कराना। ठीक, और मेटा स्टेबल स्टेट क्या है? तो हायर एनर्जी स्टेट जिसके लिए टाइम कितना है 10⁻³ सेकंड स्टेट है ना। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? तो n2 > n1 होता है। ठीक है जी, तो ये पूरा लेजर का बेसिक है। इतना आप लोग समझ लेंगे, मतलब आप लेजर से रिलेटेड थ्योरी वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अब मैं इसके बाद आता हूँ क्विकली इसमें कि इसका एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला है जी, यहाँ से अलग है कि लेज़र लाइट जो बीम होती है, चूँकि वो एक बीम है, तो बीम को जब आप सेंड करते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें फैलाव होता है। जैसे जैसे वो दूरी तय करता है ना, तो बीम में वो शंकु जैसा, कोन जैसा फैलाव होते जाता है। ठीक, उसी को बोलते हैं हम लोग एंगुलर स्प्रेड। तो चूँकि ये डिफ्रैक्शन वगैरह के कंसेप्ट से बना है, डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट से, वो सब आपके सिलेबस में दिया नहीं है एक्चुअल में, लेकिन पिछले बार उन्होंने क्वेश्चन जरूर पूछा था। तो एक रेले डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, उसको हमको याद करके चलना है कि एंगुलर जो डिफरेंस होता है, एंगुलर स्प्लिटिंग होती है वहाँ पे, बीम जो जैसा जैसा आगे बढ़ेगा वैसा वैसा जो उसका फैलाव होता है, जैसे टॉर्च को जितना दूर है तो वैसा बीम फैलते जाता है, तो आखिर उसका वो डायमीटर का रेडियस कितना है और डिस्टेंस कितना है, ये सब चीज़ का एक छोटा छोटा फॉर्मूला है कि लैम्डा 1.2 थीटा = 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ऐसा करके। तो उसको देखेंगे, उसको मैं की फॉर्म में लिखवा देता हूँ और एक दो क्वेश्चन उससे आप कर लीजिएगा अच्छे से। अब मैं आता हूँ आपके उस फॉर्मूले पे आता हूँ जी, और टाइप ऑफ लेज़र को रफ समझ लेते हैं कि टाइप ऑफ लेज़र क्या है। अगर उसमें नाम वगैरह पूछ दिया तो उसको ध्यान में रखिएगा। पूरा बेसिक और कंसेप्ट यहाँ पर है ना, इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसको इरेज करके मैं उस सेक्शन में मूव करता हूँ। 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो ये सेक्शन हमारे टाइप ऑफ लेज़र और जो दो इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक आपको फॉर्मूले बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड है। ये एंगुलर स्प्रेड का फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसको बोलते हैं एंगुलर स्प्रेड जी? कि मान लीजिए यहाँ पर से आप लेज़र बीम को कहीं भेज रहे हैं ऐसे, तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, जैसे जैसे आगे जाएगा धीरे धीरे उसमें ऐसा फैलाव आते जाएगा। तो ये जो ऐसे जो फैल जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्प्रेडिंग होना, स्प्रेड हो रहा है करके। तो यहाँ जो एंगल बनता है जी, ये एंगल वही एंगुलर स्प्रेड है। तो चूंकि ये डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट पे बनता है, इंटरफेरेंस के कंसेप्ट बनता है, तो एक रेले साइंटिस्ट ने इसके लिए एक डिफ्रैक्टिव एंगल या एंगुलर स्प्रेड के लिए फॉर्मूला दिया है कि d थीटा = 1.22 लैम्डा अपॉन डी। डी क्या है? डायमीटर ऑफ अपार्चर। अपार्चर मतलब ये जो ये खिड़की है ना, अपार्चर मतलब खिड़की, जहाँ से लाइट वेव पास हो रही है, जहाँ से लाइट वेव पास हो रही है उसका डायमीटर है। तो वो न्यूमेरिकल में दिया रहता है कि अपार्चर का डायमीटर कितना है ये। तो 1.22 और लैम्डा वो जो भी लाइट वेव जा रही है उसका वेवलेंथ रहेगा। तो ऐसा लैम्डा आपको दिया रहेगा, लाइट वेव जो जा रहा है उसका वेवलेंथ, और उसको इसमें पुट करेंगे तो आपको एंगुलर स्प्रेड मिल जाएगा। और उसका एरियल स्प्रेड कितना है, क्षेत्रफल उसका कितना फैला, एंगल तो ये हो गया, और उसका एरिया कितना वहाँ पर स्प्रेडिंग हुई, स्प्रेडिंग कितना क्षेत्रफल को घेरा, उसको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कितने दूरी पे जा रहा है उसको एंगुलर स्प्रेड से लेके स्क्वायर कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? एरियल स्प्रेड मिल जाता है कि एरियल स्प्रेडिंग कितनी है। कि एंगुलर, चूंकि ये बहुत 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 छोटा एंगल के कंसेप्ट में लिया जाता है, इसलिए इसको स्क्वायर करते हैं कि माइनस में भी आए तो फिर फाइनली वो प्लस में ही मिले, ऐसे करके। तो डिस्टेंस से इस एंगुलर स्प्रेड को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपको वो मिल जाता है। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन उन्होंने दिया था पिछले बार, लेकिन उसको विलोपित किया था, आंसर गलत था उन लोगों का ना। चलिए, अब मैं आता हूँ जी हमारे
टाइप ऑफ लेज़र में 2 टाइप आपके सिलेबस में पूछा है, रूबी लेज़र है आपके पास और एक है सेमीकंडक्टर लेज़र। तो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े सीखे अभी लेज़र का वो डायरेक्ट इससे लिंक होता है और ये वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है तो आप चीज़ों को जल्दी से कलेक्ट कर पाओगे। चलिए, रूबी लेज़र एक ऐसी ही जो रूबी रंग का नाम रूबी है ना, जनरली जो एक रूबी रत्न भी होता है बोलते हैं, उसी के नाम पे रूबी लेज़र। तो अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड किससे किससे मिलकर बने जी, कभी कभी इसको ही पूछ सकता है कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड और क्रोमियम के ऑक्साइड को मिला के एक ऐसा क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे ही रंग का होता है, रूबी रंग का। ठीक, गहरे जो मरून कलर का होता है उसको रूबी बोलते हैं अपन। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड की एक छड़ होती है कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर की, उसको एक ग्लास के ट्यूब में ऐसा फिट करके रखा गया है, इसमें ऐसे सेटअप करके रखा गया है। उसके ऊपर एक और फ्लैश ट्यूब जो इलेक्ट्रॉन का गैस का जिसमें आयोनाइजेशन होता है, जैसे एक्सरे फ्लैश ट्यूब था वैसे ही पतली ट्यूब जो है इस सिस्टम के ऊपर लपेटी गई होती है। ठीक, और यहाँ पे 2 आईने ऐसे रिफ्लेक्टर लगे हैं, ये दोनों क्या हैं, रिफ्लेक्टर है, आईने हैं। ये सिस्टम चूँकि इसको बाहर से एनर्जी देने के लिए फ्लैश, आपने एक्सरे का पढ़ा है, एक्सरे के लिए कैथोड एनोड लगाना पड़ता है, तो एक पावर सोर्स इसको देना पड़ता है। भाई जो भी एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी स्टेट पर है उसको ऊपर भेजने के लिए कुछ एनर्जी तो देने पड़ेगी ना, तो उसके लिए पावर सोर्स लगाते हैं यहाँ पे। पावर सोर्स इसका जो 2 दर्पण या एक टाइप का बोला जाए कि इनकी सतहों को चिकना करके ऐसा तैयार किया गया है रूबी क्रिस्टल के सतहों को, कि ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सिरा पूर्णतः ये क्या है, रिफ्लेक्टर है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टर। मतलब कोई भी लाइट वेव इधर जाएगा तो वो वापस इस तरफ आ जाएगा, पार नहीं जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली रिफ्लेक्ट है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। और ये क्या है, ये वाला सेक्शन पार्शली रिफ्लेक्टेड है। पार्शली रिफ्लेक्टेड मतलब आंशिक परावर्तक, मतलब जो चीज़ें बाहर जाएगी लिमिटेड अमाउंट में वही निकल पाएगी, एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ उतना ही पोर्शन यहाँ पे उसको रंग किया रहा है। ये कंप्लीटली, वो बोलते हैं ना आईनों में पीछे वो सिल्वर चांदी की कलाई की गई है, ऐसा बोलते हैं, वही है। तो ये पूरा सेटअप है। अब काम कैसे करता है भाई, पावर सोर्स को जैसे ही ऑन करते हैं तो ये जो ट्यूब लगा है इसके ऊपर, ये फ्लैश जिनान गैस होती है, वो आयोनाइज्ड होता है, तो उससे एक वेव फ्लैश लाइट जलता है, तो लाइट वेव से क्या प्रोड्यूस होगा, फोटोन प्रोड्यूस होगा। वहाँ के एनर्जी को यहाँ का कौन कौन काम करता है, एल्युमिनियम का एटम और क्रोमियम का एटम, ये 2 ठो दिए हुए हैं। तो दोनों ही एटम क्या करते हैं जी, एनर्जी वहाँ जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन हुई, जिनान ट्यूब ऑन हुआ, वहाँ से वो अपना एनर्जी लेके अपने ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाते हैं, अपने अपने हायर एनर्जी स्टेट पे जाते हैं। अब क्रोमियम का अलग हायर एनर्जी स्टेट होगा और एल्युमिनियम का अलग हायर एनर्जी स्टेट होगा, तो एक ज़्यादा बनाता है, एक क्या है, कम बनाएगा ना, ऊपर नीचे डिफरेंस है। अब जो दूसरे वाले का जो आपका स्टेट है एल्युमिनियम का जो एनर्जी स्टेट है वो क्रोमियम के लिए मेटा स्टेबल स्टेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेट नीचे मिलता है यहाँ पर। तो क्रोमियम के सारे एटम आके एल्युमिनियम वाले जगह पे रुकने लगते हैं। और पंपिंग कहाँ से करते हैं, वो जो इधर उधर से जो लाइट वेव इधर उधर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको एक रिफ्लेक्टर आईना जैसा लगा दिए, उससे टकरा के और वापस उसी में जाता है, तो और बूस्ट करता है उसको। ठीक, तो एक्टिव मीडियम की तरह बिहेव करता है ये चीज़। तो 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंडीशन में होने का, एक का एनर्जी स्टेट दूसरे के लिए फिर वहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेट की तरह बिहेव करता है। और जो भी लाइट वेव जो आती है क्रिस्टल तो इस तरफ बाहर नहीं जाती, पूरा रिफ्लेक्ट होकर इधर ही और ऐसे जाके फिर एक कंटिन्यूसली डायरेक्शनल वेव आपको आउटपुट में मिलता है लेज़र के फॉर्म में। ठीक, तो ये रफली ओवरऑल इसका फंक्शन है, कोई मैथमेटिकल इसमें कंसेप्ट नहीं है। सीधा लिंक करिए आप अपने लेज़र के कंसेप्ट को कि स्पॉन्टेनियस एमिशन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कि फ्लैश जिनान लाइट जलती है, जैसे ही जलेगी तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाते हैं, और ये जो रिफ्लेक्टर लगे हैं ये पंपिंग सोर्स का काम करते हैं, वहाँ से लाइट टकराकर फिर वापस जाती है वहाँ पे, तो वो उतने ऐसा सेट किया जा रहा था कि उतने फोटोन ही रिलीज देते हैं वहाँ पे वो एटम्स को जितना वो एमिट करने वाले हैं। तो फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन का केस बनने लगता है इस पर्टिकुलर स्टेट पे। तो फिर ये यहाँ से कलरफुल आपको रेड कलर का लेज़र आउटपुट मिलता है। इससे जो लेज़र आउटपुट मिलता है वो पल्सेस के फॉर्म में मिलता है। इसका एक दोष भी है, याद रखिएगा, क्योंकि इस सिस्टम को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये बहुत हीट होता है, गर्म होता है, और गर्म होता है इसलिए इसको कूलेंट की ज़रूरत पड़ती है। पूरे सिस्टम को ठंडे पानी का ऐसा फ्लो इसमें बनाया जाता है, तो एक तरफ से कूलेंट इन और एक तरफ से कूलेंट आउट होता है। तो चूँकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का कंडीशन है
और इस कंडीशन में जो लेज़र लाइट मिलता है वो पल्सेस के फॉर्म में मिलता है, थोड़े टाइम मिलेगा फिर बंद होगा, थोड़े टाइम मिलेगा फिर बंद होगा। तो कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा है कि क्या रूबी लेज़र से कंटिन्यूअस लेज़र वेव मिलता है? नहीं, उससे पल्सेस में लेज़र वेव मिलता है, लेकिन हाईली एनर्जेटिक और डायरेक्शनल फॉर्म में ये लेज़र मिलता है। सबसे पहले बनाया गया, पहले जब लेज़र का आविष्कार हुआ तब बनाया गया ये लेज़र। तो इसको इसलिए दिया गया ताकि आप अपने आप उस कंसेप्ट को रिलेट कर पाओ, जो पढ़ें आप स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड उसको रिलेट करेंगे, डायग्राम आपको दिमाग में वहाँ पे याद आएगा, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा लेज़र का टाइप दिया है, ये पहला था हमारा जी कौन सा, रूबी लेज़र ना। क्यों रूबी लेज़र बोलते हैं? कि वो रंग की वजह से, एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के रंग की वजह से वो रूबी रंग का दिखाई देता है इसलिए। दूसरा आपके सिलेबस में दिया है सेमी कंडक्टर लेज़र, बहुत इजी है, सिंपल सा याद रखना है। सेमीकंडक्टर के बारे में अगर आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया जानते हैं तो आपको पता है कि उसमें दो एनर्जी बैंड होते हैं। ठीक, दो एनर्जी बैंड होते हैं, एक बैंड होता है आपका वैलेंस बैंड और एक बैंड होता है कंडक्शन बैंड। तो एक को बोलते हैं EV और एक का एनर्जी होता है EC, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड और एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, संयोजी ऊर्जा क्षेत्र, और एक होता है चालन क्षेत्र। ठीक, कंडक्शन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड। तो ये उसी तरह बिहेव करता है जैसे लेज़र के कंडीशन में, ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट की तरह बिहेव करता है और ये हायर एनर्जी स्टेट की तरह बिहेव करता है। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आप जानते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है फर्मी लेवल। इसके बीच में मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं, टाइप ऑफ मटेरियल, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, इस पे जाऊंगा तो बहुत सारा कंसेप्ट है, उस पर उतना ही जानना है। हमको ये पता है कि जो फर्मी लेवल होता है EF वो यहीं पर कहीं पर होता है। ठीक, एन टाइप के लिए अलग सिचुएटेड होता है जी और पी टाइप के लिए अलग सिचुएटेड होता है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल कंडक्टिंग बैंड के पास में होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल वैलेंस बैंड की पास में होता है। ठीक है, तो कुल मिला के 3 एनर्जी स्टेट बना, रफ आपको उतना डीप नहीं जानना है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। एक ग्राउंड एनर्जी स्टेट है जहाँ पे वैलेंस बैंड होता है इलेक्ट्रॉन के केस में, और दूसरा कंडक्टिंग बैंड है जहाँ पे हायर एनर्जी लेवल है, और बीच में होता है फर्मी स्टेट। इस पूरे सिस्टम को इस तरह से सेट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बाहर से एनर्जी वो जब पाता है सेमीकंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड वैलेंस बैंड से कहाँ जाता है, चालन बैंड में जाता है। तो चालन बैंड से उसको इस तरह से सेटअप किया जाता है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है फर्मी लेवल पे आके क्या होने लगते हैं जी, रुकने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एलईडी जो आप बोलते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो एलईडी के पूरे एनर्जी सिस्टम को इस तरह से सेट किया जाता है कि जो फर्मी लेवल है वो मेटा स्टेबल स्टेट की तरह बिहेव करता है और पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोवाइड करता है कि N2 इज ग्रेटर देन N1। तो फिर कुछ स्पेसिफिक एलईडी जो होते हैं वो अपने आप में लेज़र बीम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से जो भी एनर्जी स्टेट ऑप्टिकल पंपिंग के सोर्स से इम्प्योरिटी वगैरह मिला के आउटपुट करेंगे तो फिर लेज़र बीम यहाँ से आउटपुट मिलता है। तो जो बहुत एलईडी के फॉर्म में फिर लेज़र बीम को प्रोड्यूस करना किससे पॉसिबल है, सेमीकंडक्टर लेज़र से पॉसिबल है। उसी के बिहाफ में सारा चीज़ कंसेप्ट उसमें दिया हुआ है कि वही चीज़ यहाँ भी काम करता है। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेट का वर्क फर्मी लेवल करेगा, हायर एनर्जी स्टेट का वर्क आपका कंडक्शन बैंड करेगा और लोअर एनर्जी स्टेट का वर्क जो है वैलेंस बैंड करेगा। ठीक, तो इससे फिर पूरा लेज़र का आउटपुट आपको मिलता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये गर्म नहीं होता, सेमीकंडक्टर को तो बहुत कम पावर चाहिए रहता है जलने के लिए, करने के लिए, तो और इससे जो लेज़र लाइट मिलता है वो कंटिन्यूसली मिलता है, बीम की तरह, कंटिन्यूस बीम की तरह मिलता है। तो इस सिस्टम से ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, पूरा कंसेप्ट वही लगा है। तो इसके बारे में इतना बेसिक आप लोग जान के रखिएगा, सेमीकंडक्टर लेज़र क्या होता है और रूबी लेज़र क्या होता है, यही दो आपके टाइप में दिया हुआ है। और भी बहुत सारे होते हैं ना, गैस लेज़र होता है, NdOG होता है, उतना सारा चीज़ आपको नहीं जानना है, जितना आपके सिलेबस में स्पेसिफिक नाम से दिया है उतना ही अपन जान रहे हैं। तो ये हो गया भाई। इसके बाद एक छोटा सा यूज़, इसका यूज़ पढ़ लीजिएगा जी आप लोग। ठीक, लेज़र का क्या क्या यूज़ है, तो बहुत सारा यूज़ है, चूँकि ये अपने आप में बहुत सारा एनर्जी लेके कंटेंट करके चलता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, छोटा वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी वाइज है, तो डिफरेंट, जैसे अल्ट्रासोनिक का यूज़ होता है वैसे इसका भी है, वेल्डिंग में, कटिंग में, ड्रिलिंग में, मेडिकल फील्ड की सर्जरी में। ठीक, तो इस तरह से आप लेज़र के उपयोग डिफेंस में, रडार में, सोनार में, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव को सोनिक यूज़ करते हैं वैसे ही लेज़र को ड्रोन वगैरह में यूज़ करते हैं, डिफेंस क्षेत्र में, मिसाइल्स में, तो बहुत सारा यूज़ है इसका। तो कॉमनली इसका कुछ यूज़ आप देख लीजिएगा
सेमीकंडक्टर लेज़र, रूबी लेज़र तो टाइप है, कॉमन लेज़र के टाइप और प्रॉपर्टी के बारे में उसको देख लीजिएगा। इसी पे बेस्ड एक कंसेप्ट आएगा ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक कंसेप्ट याद रख लीजिएगा कि लेज़र लाइट के आउटपुट के बाद एक ऑप्टिक फाइबर का कंडीशन है। तो ऑप्टिक फाइबर मतलब जो आपके घर में इंटरनेट बिछा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह तक जो डेटा ट्रांसमिशन हम करते हैं, तो वो एक टाइप की खोखली पाइप होती है, ऑप्टिक फाइबर जिसको हम लोग कहा जाता है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे काम करता है, TIR के रिफ्लेक्शन पे कंसेप्ट पे काम करता है कि एक पाइप इस तरह से, खोखली पाइप, चिकनी पाइप इस तरह से रहती है, इसके अंदर का पूरा सरफेस चिकना होता है। तो लाइट वेव ऐसे जाता है, टकराएगा, फिर इस तरह से इसके एंगल को डिफाइन किया रहता है कि फिर इस तरह से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट जो है आउटपुट यहाँ पे मिलता है। ठीक, तो ये पूरा कंसेप्ट किसका है? ऑप्टिक फाइबर का है। तो सिंपल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूछ सकता है कि ऑप्टिक फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इस पे आगे जाएंगे हम कम्युनिकेशन सिस्टम पे, तो बहुत सारे इस पे मैथमेटिकल वर्क भी है, न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है, वो सब आपके इसमें नहीं है, सिर्फ यूज़ है। तो एक हल्का आइडिया रखिएगा कि ऑप्टिक फाइबर अपने आप में क्या होता है, क्या करता है। ठीक, अब एक छोटा सा डिवाइस के बारे में और आपसे पूछा है आपके सिलेबस में, जिसको बोलते हैं जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, कॉमन सेंस लगा के रखेंगे। तो देखिए लास्ट के जो टॉपिक होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देते हैं उसको ना पढ़ने के लिए, और बुक में ये सब चीज़ बड़ा बड़ा थ्योरी के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन एग्जामिनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। उसको पता रहता है कि स्टूडेंट ने पक्का करके लास्ट के टॉपिक को ना छोड़ा होगा। ठीक, और वो ना उससे पूछता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन चूंकि आप एकदम से नहीं देखे रहते हो उसको, इसलिए आपसे वो मिस हो जाता है। और फिर जब एग्जाम के बाद आप घर आते हैं, देखते हैं कि यार ये तो बहुत इजी चीज़ पूछ लिया था, हल्का सा देख के भी जा रहा था तो बन जाता। तो उसी कंसेप्ट से इसको आप जरूर करके जाइएगा, एक क्लास में ही ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, एक आपके डिवाइस के बारे में पूछा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। भाई नॉर्मल माइक्रोस्कोप के बारे में तो आप जानते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप क्या करता है जी, हम लोग पढ़ा है ऑप्टिक्स में, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा है। क्या करता है, मेन वर्क क्या है माइक्रोस्कोप का? मैग्नीफाई करना, चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाना। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में क्या चीज़ वर्क करता है? लाइट वेव। लाइट वेव लेंस से जाता है, लेंस से टकरा के वापस आता है, इमेज जो रेटिना कार्निया के कॉम्बिनेशन से इमेज बनता है वो चीज़ आपको दिखाई देती है। एक लेंस यूज़ करेंगे, दो लेंस यूज़ करेंगे तो मैग्नीफाई होके बड़ा होके दिखाई देगा। ये माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट है। अब आपको ये कॉमनली ये चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई दे रही है जब उसका वेवलेंथ, उसका जो साइज है, कोई भी चीज़ आपको दिखाई तब दे रही है यदि उसका जो साइज है, आपका जो लाइट वेव हम देखते हैं उसके वेवलेंथ के रेंज में हो, वेवलेंथ के रेंज में हो वो लाइट, वो तब जाके आपको वो चीज़ दिखाई देता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो माइक्रोस्कोप से भी एक लिमिट तक चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि लाइट वेव का हम जानते हैं ना वेवलेंथ 4 से 7 मीटर के रेंज में होता है, 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर के रेंज में होता है, वो रेंज में पढ़े हैं। तो एक रेंज है उसके वेवलेंथ का। उससे भी छोटा चीज़ को अगर आपको देखना है, उससे भी छोटा चीज़ को अगर देखना है तो लाइट वेव के सहायता से आप उसको नहीं देख सकते। किसी भी चीज़ का इमेज कब बनेगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट वेव जाए भाई, ऐसे जाए, टकराए और कहीं पर जाके, ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसे जाके क्रॉस करे, जहाँ क्रॉस करेगा तो इमेज बनेगा। लेकिन लाइट वेव का कुछ वेवलेंथ होता है ऐसे, और जिस चीज़ को देखना चाहते हो वो इतना पिद्दी सा है, एकदम छोटा सा, तो लाइट वेव तो ऐसे इससे जंप कर जाएगा ना। तो लाइट वेव के वेवलेंथ के रेंज में तो वो चीज़ वो आया ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटा था। तो कैसे देख पाएंगे हम लोग उसको? तो उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन चूँकि डी ब्रोगली वेव से आप लोग पढ़ते हैं कि जो पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है ना, पार्टिकल इज बिहेविंग लाइक अ वेव। तो आप लोग इसके लिए पढ़ते भी हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं जी, h/p, ठीक, h/p, h इज अ प्लांक कांस्टेंट, p इज अ मोमेंटम, h/mv।
तो जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल वो अपने आप में वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है, तो वो जो वेव बनाएगा वो ऐसा वेव बनाएगा ना, बहुत छोटा वेव, क्योंकि वो एकदम उसके साथ कुछ ना कुछ वेव एसोसिएटेड है, तो ऐसा वेव बनाएगा। तो जो भी पिद्दी सा पार्टिकल रहेगा छोटा सा, वो उसके जद में आ जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन के वेव को यूज करके इमेज बनाना लेंसेज की सहायता से, ये वर्क करता है कौन जी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर उससे आप और छोटे से छोटे चीज को देख सकते हैं। तो बेसिक जानकारी इतना रखिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करता क्या है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव एंड फॉलिंग ऑन दी एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, देन यू सी द इमेज ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग। तो इसका जो मैग्निफिकेशन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जो है नॉर्मल माइक्रोस्कोप के तुलना में बहुत 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 ज़्यादा होता है। ठीक है, समथिंग ऑफ रेंज ऑफ इतना टाइम 1,20,000 गुना ज़्यादा मैग्निफिकेशन होता है किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नॉर्मल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में। तो एक बिहेवियरल स्टडी याद रखिए कि मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा, उसका फोकसिंग वाला पोर्शन ज़्यादा होगा किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो इस डिवाइस के बारे में इतना ही बेसिक आप याद रखिए जी। तो आज के सेशन में, ये मॉडर्न फिजिक्स के इस सेशन में एक सेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था, एक लेज़र का था, इसको हमने डन किया है। यहाँ से आप इन दोनों लेक्चर को मिला के आपका मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट होता है और अदर सेक्शन तो ऑप्टिक्स का है जो हो चुका है। तो इतना आप लोग करिए। और ये वाला आपके इस कोर्स का मेरा लास्ट वीडियो है यहाँ पर। इसके बाद एक रैंडम न्यूमेरिकल सेशन मैं पीपीटी के फॉर्म में आप लोगों से करूँगा। और अभी आप लोग लास्ट के जितने आपको डेटा डिलीवर किए हैं उसको ज़रूर आप लोग प्रिपेयर करिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और जिस्ट वाली चीज़ें हमने किए हैं। और जितना हो सके हमसे कांटेक्ट करिए आप। अगर आप झिझक रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, समस्या है, तो किसी भी टाइम आप हमको कांटेक्ट करिए प्लेटफॉर्म से। फैकल्टीज़ के भी कांटेक्ट नंबर आपको शेयर किए हुए हैं, तो आप अपनी समस्या अभी के अभी सुलझा लीजिए। और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए किसी टाइप से अगर आप डिप्रेस हैं, दिक्कत है, तो हमसे साझा करिए। तो मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए आप कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहिए और ये वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहिए। आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। इतनी चीज़ों को आप करेंगे तो आप परफेक्ट है जी। और ये भी याद रखिए कि किसी का भी सिलेबस अभी नहीं है, बहुत लोग अभी पीछे ही हैं, कुछ ना कुछ रह भी जाता है। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा तो रहता ही है कि कुछ ना कुछ छूटता ही रहता है अंत तक। उसको सोचते रहेंगे तो आप फिर कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो आप अपना काम करते रहिए। थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी ज़रूरी है काम करने के लिए, उसको हावी होने देंगे तो सेहत बिगड़ जाएगी। तो सेहत बस को मत बिगड़ने दीजिए परीक्षा के पहले दिन तक। इतना भी परेशान मत हो जाइए कि आपकी बॉडी वर्क ना कर रहे, है ना, क्योंकि बॉडी वर्क नहीं करेगी तो काम नहीं चलेगा। उससे नीचे लेवल तक का जितना चीज़ है आप होता है स्ट्रेस, वो थोड़ा सा तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव 10-15 दिन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन बॉडी सब चीज़ सीख लेता है। बस वो उससे आपका तबीयत खराब ना हो, बस, है ना, ताकि भाई आप परफॉर्मिंग डे के दिन आप गड़बड़ ना हो जाए। और रिलैक्स मोड में रहिए। जितना ज़्यादा आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए, माइंड को थोड़ा सा अपने आप में समझिए कि कैसे वो रिकॉल करता है चीज़ों को, क्या होता है। देखिए हर कोई भूल रहा है अभी पढ़ा हुआ चीज़, हर किसी को डर सा लग रहा है, तो नॉर्मल बिहेवियर है जी माइंड का ना। यही चीज़ का परीक्षा है आपका। वो जो लास्ट दिन देंगे वो तो आपका अलग चीज़ है। आप अपनी मेहनत अच्छे से करते रहिए। वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आप कंसेप्ट याद रखिए कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है तभी जाके इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो आप जब उतना एनर्जी देंगे जितनी इस एग्ज़ाम की डिमांड है, तब जाके एग्ज़ाम आपके लायक आपकी झोली में आके गिरेगा। अब उतना टाइम देना पड़ेगा, उतना ही स्पेंड करना पड़ेगा। एनर्जी कितना देंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी भी रहे, वो लाइट वेव की एनर्जी कितनी भी रहे, एमिशन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब छोटा वेव ज़्यादा दौड़ रहा है, मतलब रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। जितनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, स्ट्रेस के मैनेजमेंट में, टाइम के मैनेजमेंट में, उतना ज़्यादा आप इसके लिए कंपेयर होंगे। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैं इतना कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा करके ताव में रहेंगे तो नहीं काम चलेगा। उसमें तो कुदरत भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने नहीं देती है वैसे में, है ना। फ्रीक्वेंसी चाहिए। एक दिन आप उदास होते हैं, एक दिन आप निराश होते हैं, दूसरे दिन फिर उठिए, फिर साइकिल शुरू करिए, रुकिए मत। वो आप दिन एकदम चढ़े एनर्जी, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हायर समझे और दूसरे दिन फिर उतर आए, तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने वाला है ना, कि हायर एनर्जी स्टेट पे एक ही दिन गए और वापस आ गए फट से। वैसे काम नहीं चलेगा।
हर दिन मैनेज करिए अपने आप को, ठीक है। तो इस पूरे कोर्स के साथ आप लोग ने अंडरस्टैंड किया होगा फिजिक्स को, चूँकि एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव पर्पस से था इसलिए हमने इसको काफ़ी स्पेसिफिक आपके लिए बनाने की कोशिश किया है। और किसी भी टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा। इसके बाद के सेशन